तो कक्षा 11वीं केमिस्ट्री अध्याय 9 के जो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के प्रश्न हैं इस चैप्टर के, हाइड्रोकार्बन चैप्टर के, उसको देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है विकल्प वाला है, उसको देखिए। सी डबल बॉन्ड सी में है, तो इसमें होता है एक सिग्मा बंध और दो पाई बंध। डबल बॉन्ड हो तो पाई बंध होता ही है। इसके बाद है यहाँ पर अगला, एथीन में है, तो एथीन का सूत्र क्या होता है? ये होता है CH2, डबल बॉन्ड क्या होता है? CH2। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 4, है ना। और एक कार्बन और कार्बन के बीच रहेगा, तो कुल मिला के सिग्मा बंध कितने हो जाएंगे? 5। और एक डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक पाई बंध, है ना। तो इस तरह से सिग्मा और पाई बंधों की संख्या ज्ञात करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बंध रहता है, और हाइड्रोजन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे उतने सिग्मा बंध होते हैं। तो हाइड्रोजन जुड़े हैं 4, कार्बन जुड़े हैं 2 के बीच, तो 2 के बीच में एक सिग्मा बंध, तो कुल मिला के कितना होगा? 5। और जितने इसमें डबल बॉन्ड बने वो उसका क्या कहलाता है? पाई बंध। ठीक है। अब इसमें देखिए सर्वाधिक क्रियाशीलता है, तो आप लोग एल्केन पढ़े होगे, एल्कीन पढ़े होगे, एल्काइन पढ़े होगे, है ना। तो यहाँ पर जो एल्काइन है ये एथाइन है, ये ज़्यादा क्रियाशील होगा। जिसका जितना बंध ज़्यादा होगा उतना ही वो क्रियाशील होता है। एल्काइन में 3 बंध में कार्बन जुड़ा होता है, एल्कीन में 2 बंध में जुड़ा होता है, और एल्केन में 1 बंध में जुड़ा होता है। जिसमें ज़्यादा बंध होंगे वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, बेंजीन में कार्बन द्वारा उपयोग में लाई गई प्रसंकरित ऑर्बिटल कक्षक होती है। तो जो बेंजीन वलय होती है इस तरह से बनी होती है ना, ये, और इस तरह से एक एक छोड़ करके ये कार्बन आपस में जुड़ा होता है, तो इनके बीच कौन सा बंध आ रहा है? दो। दो बंध हो तो हमेशा वो कैसा संकरण होता है? sp2। तो यहाँ पर sp2 संकरण हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, एथिलीन में उपस्थित 2 परमाणुओं के मध्य विद्यमान द्विआबंध होता है, तो उसमें होता है एक सिग्मा बंध और एक क्या होता है? पाई बंध। इसके बाद देखिए, मेथेन बनाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड का क्या कर दें? अपचयन। जो एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है वो होता है RX। यदि इसमें अपचयन कर दें, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, तो X हट के हाइड्रोजन जुड़ जाए तो RH बन जाएगा, माने ये क्या बन गया? एल्केन। इस तरह से है। फिर है प्रोपाइन, प्रोपीन तथा प्रोपाइन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक, तो ये होता है क्षारी केमनोफोर, इसको बेयर अभिकर्मक भी बोलते हैं। इससे पता लगाते हैं कि प्रोपीन और प्रोपाइन कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एल्केन वुर्ज अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो ये नहीं किया जा सकता है मेथेन। वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि हमेशा उच्चतर अल्केन बनते हैं, जितना लोगे उससे दुगना बनेंगे वो, है ना। तो ये सिंगल कार्बन वाला है तो ये उससे नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो केरोसिन का तेल, जिसको आप मिट्टी का तेल भी बोलते हो, खाली स्थान का मिश्रण है। ये किसका मिश्रण होता है? एल्केन का। और ज़्यादा ना हो तो आप हाइड्रोकार्बन का मिश्रण भी लिख सकते हो। किसका मिश्रण? हाइड्रोकार्बन का। फिर खाली स्थान में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई न्यूनतम होती है एथाइन में। जैसे एथेन होता है, एथीन होता है, एथाइन होता है। तो जैसे एथेन में कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होता है, जो एथीन होता है उसमें क्या होता है? दो बंध, तो बंध की लंबाई छोटी हो जाती है। और जब ये 3 बंध में हो जाता है तो और पास पास आ जाते हैं। माने ये एथाइन है, जिसमें आइन लगा हो उसके बंध की लंबाई कैसी होगी? कम होगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एथाइन में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई कैसी होती है? सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है। फिर प्रोपीन तथा प्रोपाइन में विभेद करने के लिए खाली स्थान अभिकर्मक का प्रयुक्त किया जाता है। तो आप बेयर अभिकर्मक भी लिख सकते हो या क्षारीय केमेनोफोर भी लिख सकते हो, दोनों वही चीज़ है। फिर है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का बहुलक है,
तो ये होता है टेट्राफ्लोरो एथिलीन का बहुलक होता है। फिर एथेनॉल के निर्जलीकरण से खाली स्थान बनता है। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल के अणुओं का निकलना। तो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। इसमें से OH यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, C2H6 बन जाएगा, वो निकल जाएगा कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बना, एथीन बन जाएगा, ये C2H4 बनता है। निर्जलीकरण से क्या बनेगा, C2H4। कैसे, OH निकलेगा, एक ठो H यहाँ से निकलेगा, H2O, जल का निकलना क्या कहलाएगा, निर्जलीकरण। तो ये क्या बनेगा, C2H4। C2H4 को हम क्या बोलते हैं, एथीन। फिर है बेंजीन H2 से योग करके साइक्लोहेक्सेन बनाता है। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अब यदि इसको हाइड्रोजन मिलता जाए तो सभी हाइड्रोजन जुड़ करके ये छह, है ना, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो साइक्लोहेक्सेन C6H12 बन जाएगा। इस तरह से है। अब देखिए अभी एक खाली स्थान और है, ये है एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, मेथेन बनता है। फिर सही जोड़ी को देखिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनाने की विधि। तो ये किस विधि से बनाए जाते हैं, कोलबे अभिक्रिया से, है ना। फिर है मेथेन नहीं बनता है। तो मेथेन किससे नहीं बनता है, बुर्ज अभिक्रिया से। किससे नहीं बनेगा, बुर्ज अभिक्रिया से। फिर तीसरा है एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर, तो अभी ये खाली स्थान में भी था, ये क्या बनता है, मेथेन बनता है। फिर है बेंजीन का नाइट्रीकरण। तो एक तरह का ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है। फिर बेंजीन अणु में प्रत्येक कार्बन में पाया जाता है, तो ये क्या होता है, sp2 संकरण। और आपको ये भी समझना है कि जो खाली स्थान वाला है, विकल्प वाला है, जोड़ी वाला है, सत्य सत्य वाला है, किसी फॉर्मेट में भी आ सकता है। ये नहीं समझना है कि ये जोड़ी में ही आएगा, ये विकल्प में भी आ सकता है, खाली स्थान में भी आ सकता है। तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि किसी भी तरीके से आए वो आपसे बन जाए। अब यहाँ पर अगली जोड़ी देखते हैं, तो पाई बंध। तो पाई बंध तब बनता है जब पार्श्व अतिव्यापन होता है, अगल बगल अतिव्यापन होता है, तो क्या बनता है, पाई बंध। फिर है बेंजीन का नाइट्रीकरण, तो अभी ऊपर वाले में भी था, ये क्या होता है, इलेक्ट्रेन, हाँ, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। फिर है एमीन। तो एमीन जो होता है ये नाइट्रोएमीन नहीं है ना। तो जो एमीन है यदि बेंजीन से क्रिया करता है तो या तो आर्थो में जुड़ता है ये, और या फिर कहाँ, पैरा पोजीशन में जुड़ता है। फिर एल्कीन क्या होता है, एक तरह का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो कहलाते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विबंध हो या कितने बंध हो, तीन। तो हम उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर यहाँ पर एलपीजी की बात है, तो इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में ये लिक्विफाइड माने क्या हो गया, द्रवीभूत, है ना, पेट्रोलियम गैस। फिर सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर है ज्यामिति समवायता, तो ये दो तरह की होती है, समपक्ष और विपक्ष, ट्रिस और ट्रांस होती है, सिस और ट्रांस। हाँ जी, ये प्रश्न हैं जो 2 अंक के आ सकते हैं, तो इनको देखते हैं। एल्केनों से एल्कीन की अधिक क्रियाशीलता होती है। चाहे एल्कीन की पूछ दे, चाहे एल्काइन की पूछ दे, दोनों का कारण वही है ना। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होता है, और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच दो बंध होता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध होता है, तीन बंध होता है। तो देखिए पहले एल्केनों के बारे में लिख देते हैं। एल्केनों में कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिग्मा बंधा होता है, जबकि एल्केन में सी डबल बॉन्ड सी के मध्य एक सिग्मा बंध और एक क्या होता है, पाई बंध होता है। पारसी अतिवापन के कारण पाई बंध सिग्मा बंध से दुर्बल होता है। इस कारण एल्कीन एल्केनों से अधिक क्रियाशील होंगे। बंध दुर्बल होगा मतलब जल्दी से टूट करके किसी से जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों में अधिक क्रियाशील कौन है, एल्केन की एल्कीन। कौन अधिक क्रियाशील है, एल्कीन है। क्यों है, अब यहाँ पर देखिए
BHC क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इसको बोलते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC। ठीक है, तो देखिए, बेंजीन की अभिक्रिया सूर्य प्रकाश अथवा पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर बेंजीन हेक्सा क्लोराइड प्राप्त होता है। इसको लेंडेन भी कहते हैं, गैमेक्सीन भी कहते हैं, 6 इसके नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ देखो, ये जो C6H6 है, किसका सूत्र है? बेंजीन का। और ये क्या हो गया? Cl2। ये हो गया पराबैंगनी प्रकाश। जब इस प्रकाश में इसका रिएक्शन करते हैं तो C6H6Cl6, तो इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये बन जाता है, और इसका नाम तीनों में 6 है, तो इसका नाम 6 भी होता है, लेंडीन भी होता है, गैमेक्सीन भी होता है। जो खेती बाड़ी करते हैं ना, कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग करते हैं, BHC खरीद के लाते हैं। फिलहाल इस पर थोड़ा थोड़ा प्रतिबंध लग गया है। यह प्रबल कीटनाशी होता है, क्योंकि सब्जियों में डालते थे, खेतों में डालते थे, तो ये स्थायी होता था, पानी में बह के जाता था, पशु पक्षी उसको खाते थे, तो उसके अंदर भी बेंजीन पाया जाने लगा, ये BHC। और कई पशु पक्षी इसके कारण मर गए, तो इसको थोड़ा सा सरकार की तरफ से रोका गया है। अगला देखिए, बहुलीकरण अभिक्रिया को का उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक सरल इकाई, जिन्हें एकलक कहते हैं, परस्पर संयोजन करके एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं, बहुलक कहलाते हैं। और इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, ये है एथिलीन। एथिलीन का सूत्र क्या है? NCH2CH2। अब यहाँ पर इन अणुओं का बहुलीकरण होता है तो पॉलीएथिलीन बनता है। ये CH2CH2N बार, माने इसी तरह के हजारों अणु आपस में जुड़ते जाएंगे, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? बहुलीकरण। देखते हैं, अब यहाँ पर है क्रियात्मक समवायता को उदाहरण सहित समझाइए। जब दो या दो से अधिक यौगिकों में अलग अलग क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, लेकिन उनका अणुसूत्र एक ही हो, तो उत्पन्न समवायता को क्रियात्मक समवायता कहते हैं। जैसे देखो आप, यहाँ C2 है, कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। ऑक्सीजन कितना है? 1। यदि मैं इससे ईथर बनाऊं, CH3OCH3, इसमें गिनो, ऑक्सीजन कितना है? 1। कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितना है? 6। तीन तीन मिलके क्या हो गया? 6। अब ये देखो C2H5OH, तो ये एल्कोहल है, इसमें भी गिनोगे तो यही आएगा। तो देखो, एक ही अणुसूत्र से दो क्रियात्मक समूह बन गए, एक ईथर वाला बन गया और एक अल्कोहल वाला बन गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रियात्मक समवायता। बेंजीन में 3 द्विआबंध होते हैं, फिर भी यह अत्यधिक स्थायी है, क्यों? देखो, जनरली जिसमें द्विबंध हो, त्रिबंध हो, अस्थायी होता है, क्रियाशील होता है। लेकिन बेंजीन में भी 3-3 ठो द्विआबंध हैं। डबल बॉन्ड देखो कहाँ कहाँ है, ये आपको चित्र दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड हैं? 3। 3 डबल बॉन्ड है, तो इसको जो है अस्थायी होना चाहिए, किसी से जुड़ करके अपने बंध को खत्म करना चाहिए। गलत बात है, माने ये बेकार की चीज़ है डबल बॉन्ड का बनना। ठीक है, अस्थायी हो जाता है, पर ये इतना होते हुए भी स्थायी क्यों है? तो यहाँ पर क्या है, इसमें अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद तथा इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण बेंजीन अणु कैसा होता है? अत्यधिक स्थायी होता है। इसमें देखो, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाए हैं, अब ये सरक करके घूम के ऐसा हो गया, इसलिए बेंजीन रिंग को ऐसा बनाया जाता है, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इसके बंध जो हैं हमेशा चलते रहते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि डबल बॉन्ड यहाँ बनाए हो तो अगली बार में डबल बॉन्ड यहीं बने, एक एक छोड़ के बना रहता है। ठीक है, तो जो ये घूमता है, ये इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण कहला गया, और जो ये लास्ट में ये जो बनता है स्थायी अणु, उसको क्या बोलते हैं? अनुनाद। तो मैं बोलूं कि बेंजीन स्थायी, वो अत्यधिक स्थायी क्यों होता है, तो आपको बताना है कि अनुनाद और इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण। अब ये प्रश्न अक्सर आता है, इसको ध्यान से देखना। किसी निकाय द्वारा एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? एरोमेटिक का मतलब ये होता है कि वो चक्री क्रम में हो। किस क्रम में हो? चक्री क्रम में। तो उसका क्या है, शर्त क्या है? यौगिक की संरचना कैसी होनी चाहिए? समतलीय होनी चाहिए। दूसरा है, यौगिक में कैसी संरचनाएं होनी चाहिए? अनुनादी संरचनाएं होनी चाहिए।
यौगिक जो है हकल नियम का क्या करे, पालन करे, यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं प्रदर्शित करे, तो वह कौन सा है, एरोमेटिकता को प्रदर्शित करता है, चक्रीय गुण को प्रदर्शित करने के लिए ध्यान रखना है। संरचना समतली होना, अनुनादी होना, हकल के नियम का पालन करना और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं देना। अब देखिए वो प्रश्न जो 2 नंबर में 3 नंबर में आ सकते हैं, 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं छोटा करके, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम या पराक्साइड प्रभाव या इसी को खरास प्रभाव बोलते हैं, क्या है, एक उदाहरण सहित समझाना है। तो देखिए, यदि कार्बनिक पराक्साइड जैसे बेंजाइल पराक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीन या एल्काइन पर असममित अभिकर्मक का योग कराया जाता है, तो अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होती है। इस अभिक्रिया को प्रति मार्कोनिकॉफ नियम या पराक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव कहते हैं। तो देखो ये जो है असममित कार्बन है, असममित हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो कहलाता है जिसमें 2 बंध हो जाएं या 3 बंध हो जाएं कार्बन कार्बन के बीच में। ये कैसा कार्बन हो गया, असममित। अब इसमें जब हम रिएक्शन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, बेंजाइल पराक्साइड की उपस्थिति में, तो कुछ नहीं है, ये बंध खाली हो गया है और इसके साथ में क्या जुड़ गया है, Br जुड़ गया है। Cl लोगे तो Cl जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम है, ये मार्कोनिकॉफ के विपरीत होता है, जैसा नियम मार्कोनिकॉफ का है उसके विपरीत होता है, इसलिए हम इसको पराक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं, खरास प्रभाव भी बोलते हैं और प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम भी बोलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, एथेन है, एथिलीन है, एसिटिलीन है, जिसको हम एल्काइन भी बोलते हैं। एसिटिलीन का मतलब क्या है, एल्काइन। इसमें विभेद कैसे करना है, तो सबसे पहले देखो यहाँ एल्केन लिख लिए, एल्कीन लिख लिए, एल्काइन लिख लिए, इसको एथेन बोलते हैं, इसको एथिलीन बोलते हैं और इसको एसिटिलीन भी समझ लेते हैं, है ना। जो एथेन है वो एल्केन का उदाहरण है, एथिलीन है एल्कीन का उदाहरण है, और जो एसिटिलीन है ये किसका उदाहरण है, एल्काइन का उदाहरण है। यदि परीक्षा में एल्केन एल्कीन एल्काइन में अंतर आ जाए तब भी लिखना है, एथेन एथिलीन एसिटिलीन में आ जाए तब भी अंतर लिखना है, वही ठीक है। तो क्या है, बेयर अभिकर्मक से यदि हम क्रिया कराएंगे तो ये कोई क्रिया नहीं करेगा, ये रंगहीन उत्पाद बनाएगा, ये भी रंगहीन उत्पाद बनाएगा, ठीक है। फिर यदि ब्रोमीन जल से क्रिया करते हैं तो यह कोई अभिक्रिया नहीं करता, ये रंगहीन हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, कलर इसका उड़ जाता है। फिर है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह कोई अभिक्रिया नहीं करता, यह भी कोई अभिक्रिया नहीं करता, ये सिल्वर एसिटेलाइड का सफ़ेद अवक्षेप देता है। तो चलिए अब देखते हैं, ये है सेट जेफ का नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। यदि एल्किल हैलाइड में से हाइड्रोजन हैलाइड का विलोपन किया जाता है तो यह भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है, एल्कीन प्राप्त होता है। इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन का विलोपन उस कार्बन से होता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड है ना। अब इस एल्किल हैलाइड से हमको हाइड्रोजन को विलोपित करना है, एल्किल हैलाइड को हटाना है मान के चलो। तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहाँ पर डबल बंध आएगा। तो यहाँ पर ये CH है ना, इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो ये जब Br हटेगा यहाँ से तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, ये बाकी सारी चीज़ें उतार देंगे। और ये हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ सकता है, इस साइड भी जुड़ सकता है, इस साइड भी जुड़ सकता है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ जुड़ना सही है कि यहाँ जुड़ना सही, यहाँ क्यों जुड़ना है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो ये उधर जुड़ने की कोशिश करेगा जहाँ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम। माने मुख्य उत्पाद ये बनेगा, अल्प उत्पाद ये बनेगा। मुख्य रूप से जब इसका विस्थानीकरण होता है एल्किल हैलाइड में से तो वह उत्पाद बनता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, वहाँ द्विबंध आने की संभावना अधिक होती है। तो मान लो 80% ये बनेगा तो 20% ये बनेगा, इस तरह से है। हाँ, तो यहाँ है पैराफिन्स, ओलिफिन्स एवं एसिटिलीन की निम्न बिंदुओं पर तुलना कीजिए। पुराने समय में जो है पैराफिन्स माने क्या होता था, एल्केन, है ना।
और ओलिफिन्स माने क्या होता था, एल्कीन, और एसिटिलीन क्या है, एल्काइन। तो ये आईयूपीएसी नाम है, ये साधारण नाम है ऊपर वाले। तो यहाँ पर पैराफिन्स को क्या कहते हैं, एल्केन, ओलिफिन्स को एल्कीन, और एसिटिलीन को क्या हो गया, एल्काइन। इनका सामान्य सूत्र देखो तो H2N, ये H2N+2 होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो 2 H कम कर दो, तो ये क्या बन जाता है, CnH2n। फिर अगले वाले में फिर 2 हाइड्रोजन कम होना है तो इसमें -2 कर दिए, हाइड्रोजन घटता जाता है 2-2 करके। फिर क्रियाशीलता देखते हैं तो ये सबसे कम क्रियाशील होता है, ये अधिक क्रियाशील होता है, सबसे अधिक क्रियाशील होता है। अभी मैं बताया था कि यहाँ पर 2 बंध होते हैं, इसमें 3 बंध होते हैं। जब बंधों की संख्या बढ़ती जाती है तो क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। यदि ये ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, ये रंगहीन होता है, ये भी रंगहीन होता है। बेयर अभिकर्मक जो ऊपर की हो, और लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो, ये कोई अभिक्रिया नहीं करता, ये रंगहीन होता है, ये भी रंगहीन होता है। ये अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं तो ये कोई अभिक्रिया नहीं करता, ये भी कोई अभिक्रिया नहीं करता, ये अवक्षेप देता है। इस तरह से आप इसमें और अंतर भी लिख सकते हो। तो अंतर एक है, जैसे है, जैसे ऊपर है वैसे ये भी। तो देखो यहाँ पर हमको बताना है मार्कोनी-काफ का नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर देख लेना है कि सबसे पहले हमको असममित हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेना है, जिसमें 2 बंध हो सकते हैं, 3 बंध हो सकते हैं। यदि हम इसमें हैलाइड जोड़ना चाहते हैं, चाहे HCl जोड़ें, HBr जोड़ें, HF जोड़ें, हाइलाइड जोड़ना चाहते हैं, तो उस स्थान में जुड़ेगा मुख्य रूप से जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पर क्या जोड़ दिए हैं, Cl, और यहाँ पर ये सिंगल बंड हो जाएगा ना, फिर क्या हो जाएगा, सिंगल बंड। यहाँ पर CH3, ये भी योगात्मक क्रिया, सब कुछ जुड़ गया, Cl भी जुड़ गया, H यहाँ आके जुड़ गया। ठीक है, ये मुख्य उत्पाद है, माने 80% ये बनेगा। दूसरा देखो, यदि हम ऐसा कर दें CH3 CH2, अब इस Cl को कहाँ जोड़ दिए हैं, यहाँ, और H को कहाँ जोड़ दिए हैं, इसमें, इसमें जोड़ दिए हैं, तो ये कम बनता है, 20% ये बनता है। दूसरी बार में देखो, पहली बार में क्या हो रहा है, पहली बार में Cl यहाँ जुड़ रहा है और H यहाँ जुड़ रहा है। दूसरी बार में क्या हो रहा है कि H यहाँ जोड़ रहा है, Cl पीछे जुड़ रहा है। इस तरह से योगात्मक अभिक्रिया होती है तो अल्प उत्पाद बनता है। इसी का उल्टा मार्कोनी-काफ, यदि मैं यहाँ से लेके चलूँ, है ना, तो यहाँ पर यही बोलना है कि ये जब एल्किल हैलाइड है ना, तो एल्किल हैलाइड में द्विबंध, या कहना चाहिए कि असममित अ, एल्कीन बनता है, तो वहाँ बनेगा, वहाँ डबल बंध आएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। इसको हम बोलते हैं प्रति मार्कोनी-काफ का नियम। अब यहाँ पर है एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से समझ लेते हैं, ये हैलोजनीकरण है। एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन द्वारा होता है, जिससे मोनो, डाई, ट्राई तथा टेट्रा हेलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है ना। और इसमें हिंदी की बजाय आप इस सूत्र को याद करो, तो इस सूत्र से ज़्यादा बनेगा। ये क्या है, एल्केन है, तो यही बोलेंगे, एल्केन का क्लोरीन के साथ पैराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। इसमें देखो H कितने हैं, 4, एक ठो कम कर दो और उसकी जगह पर क्या जोड़ो, Cl। ठीक है, फिर यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, इसको मैं ये HCl भी निकलेगा सब में। ठीक, यहाँ पर देखो, फिर से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, Cl2। फिर यहाँ एक हाइड्रोजन कम कर दो, ये Cl3। इसमें एक हाइड्रोजन और कम कर दो तो HCl4। ये नहीं भी लिखोगे ये वाला HCl तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना, इसको HCl लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधे समझो कि CH4 और Cl2 मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। मैं थोड़ा एक रिएक्शन ऐसे बता देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। CH4 है, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, Cl, और यहाँ लिख देता हूँ H, है ना, या कह सकते हो H भी, प्रकाश हो गया। अब क्या बनेगा बताओ, CH3, और क्या बना, Cl। ठीक है, इसके बाद फिर H कम, अब क्या बनेगा, CH2 Cl2। ऊपर यही लिखते जाओगे, Cl2 H भी हर तीर के नीचे। यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 Cl। अब ये CH और ये Cl3, फिर H एक ठो और कम कर दो तो CCl4।
है ना। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन ट्राइक्लोराइड है, कार्बन ट्राइक्लोराइड है, और ये इस तरह से, है ना, ये बनता जाता है। तो ये है एसिटिलीन से नाइट्रोबेंजीन आप किस प्रकार प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण। तो एसिटिलीन का मतलब है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, एसिटिलीन का सूत्र होता है। अब इसमें हम रक्त तप्त नली लेते हैं, 873 केल्विन का ये है। अब यहाँ पर बेंजीन रिंग ले लिए हैं, है ना। तो यहाँ से जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये कार्बन कितने हैं, 3 ना, तो इसमें 6 हो जाएंगे, C6H6 बन जाएगा ये। ठीक, इसके बहुलीकरण से, चक्रीय बहुलीकरण का मतलब होता है कि एक सामान्य अणुभार वाला बड़े अणुभार में बदल जाता है। ठीक, अब बेंजीन में हम HNO3 और H2SO4 का जब रिएक्शन कराएंगे तो ये नाइट्रोबेंजीन, इसमें नाइट्रो ऊपर लगा देंगे, इस तरह से ये बेंजीन का नाइट्रोबेंजीन बनेगा एसिटिलीन से। देखो, कोल्बे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया का समीकरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर ये देखना है कि यदि हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण लेते हैं या पोटेशियम लवण, दो ठो है ना, सोडियम Na भी लिख सकते हैं और के भी लिख सकते हैं। तो पहले इसका नाम दो। ये जो CH3CO है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम या सोडियम लवण है। इसका जब हम क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, क्या कराएंगे, जल या वैद्युत अपघटन कराते हैं, तो हमको एल्केन प्राप्त होता है। इस क्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। ये वाले आपको याद हों तो लिखें, और ज़रूरी नहीं है, आपको ये ऊपर वाला रिएक्शन याद करना है। तो चलो इसका शब्द बनाते हैं, बोलो तो इसका क्या, पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, लवण को जल की उपस्थिति में वैद्युत अपघटन कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है ना। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कोल्बे वैद्युत अपघटन। इससे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों तरह के बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बनाने की ये विधि है। तो हकल का नियम समझते हैं, ये क्या होता है और इसके प्रकार लिखना है। परीक्षा में केवल नियम भरा है तो नियम भर लिखना है, प्रकार लिखने जरूरत नहीं है। तो देखो, इस नियम के अनुसार वे सभी समतलीय चक्रीय यौगिक एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं जिनके चक्र में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ n पूर्णांक है जिसका मान 0, 1, 2, 3 होता है ना। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए है, जैसे यहाँ पर जिन चक्रीय यौगिकों में 6 माने n का मान 1, 10, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें एरोमेटिक गुण होते हैं। तो जैसे n का मान यदि मैं 1 लिख दूं तो कितने हो जाएंगे पाई बंध, 1 रखूंगा तो कितने होंगे, 4 एकम 4 और 4 2 6। तो कैसा गुण प्रदर्शित करेगा, एरोमेटिक। फिर यहाँ पर 2 रख दूं तो 2 चौको 8, और प्लस कितना हो गया 2, माने जिसमें 10 पाई बंद हो वो कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, एरोमेटिक। ठीक है, फिर ये 3 चौको 12, 12 दो कितना हुआ 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाला भी कैसा प्रदर्शित करेगा, एरोमेटिक गुण। तो यही कहता है कि कोई भी समतलीय चक्रीय यौगिक हो जिसमें पाई बंधों की संख्या 4n+2 हो तो वह एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करेगा। ये इसका क्या कहलाता है, हकल का नियम। अब इसके उदाहरण देखिए। तो यहाँ पर है बेंजीनॉइड्स, वे यौगिक जो एक या अधिक बेंजीन वाले युक्त होते हैं उनको बेंजीनाइड्स कहते हैं। माने बेंजीन आपस में जुड़ से जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीनाइड्स। जैसे यहाँ बेंजीन है, अब ये 2 ठो बेंजीन जुड़ गए तो क्या कहला गया, नेफ्थलीन कहला गया। अब यहाँ पर ये 3 जुड़ गए तो क्या हो गया, एंथ्रासीन कहला गया। ठीक है, अब ये है नॉन बेंजीनाइड्स, ऐसे यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है। जैसे यहाँ पर ये पिरीडीन है और यहाँ पर थायोफीन है, ये इसके अलग कुछ चीजें इसमें जुड़ गई हैं। जैसे इसमें कार्बन ना होके यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या जुड़ा है, सल्फर। तो ये नॉन बेंजीनाइड्स कहलाते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया का समीकरण उदाहरण दीजिए। ये तो आपके 12th में है, अभी पढ़ लेंगे तो बाद में भी काम देगा। तो देखिए एल्किलीकरण क्या है, बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CHCl3 के साथ कराने पर टॉल्यून प्राप्त होता है ना।
इस अभिक्रिया के दौरान बेंजीन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा होता है, इसलिए इसे एल्किलीकरण भी कहते हैं। तो एल्किलीकरण भी कह सकते हो और फ्रीडल क्राफ्ट भी कह सकते हो। यदि फ्रीडल क्राफ्ट हो तो आप टाल्यून तक लिख दोगे तब भी सही है, और इसको पढ़ देना है। ये बेंजीन है, बेंजीन की क्रिया CH3Cl से कराएंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो टाल्यून बन जाएगा, CH3 जोड़ देंगे। ये कौन सी अभिक्रिया होती है? हाँ, एल्किलीकरण या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो यहाँ देखते हैं, ये जो प्रश्न है एनसीईआरटी बुक के हैं, है ना, जो पीछे प्रश्न दिए हुए हैं इस पाठ में, कुछ इंपॉर्टेंट वाले भर देखेंगे। मीथेन के क्लोरीनीकरण के दौरान एथेन कैसे बनती है, आप इसे किस प्रकार समझाएंगे? ठीक है, तो देखिए, मीथेन का क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक अभिक्रिया द्वारा होता है। मुक्त मूलक अभिक्रिया का मतलब ये है कि जैसे क्लोरीन है तो Cl2 के फॉर्म में रहता है ना हमेशा, लेकिन जब मुक्त मूलक हो जाता है तो Cl अलग और Cl अलग, टुकड़े टुकड़े में हो जाना माने मुक्त मूलक हो जाना। दो के साथ ही नहीं रहना, सिंगल सिंगल रहना, माने कह सकते हो कि। तो देखिए, प्रारंभ चरण कहाँ से होता है, प्रारंभिक चरण देखते हैं। ये क्या है? Cl2, इसके 2Cl हो गए, मानिए मुक्त मूलक तैयार हो गया। क्या हो गया? मुक्त मूलक। फिर होता है प्रसार चरण, तो हमको ये मेथेन लेना है CH4। अब इसमें Cl2 Cl है ना, इसके साथ क्या आ जाएगा? Cl, और इसके साथ जो है जैसे आएगा ये H को छोड़ देगा कि भैया तुम H के साथ मिलके अलग जाओ, अपना एक ठो बंध खाली कर लिया, है ना, ये अगली क्रिया हो गई। अगले क्रिया में फिर बोलता है कि ये एक ठो Cl और लेता है और ये Cl से रिएक्शन करता है, इस तरह से CH3Cl बन गया, प्रसार चरण कहला गया। इसके बाद यहाँ पर समापन चरण है। अब यहाँ पर CH3 और ये CH3 दो ठो इसी तरह के बनेंगे ना, तो ये CH3 मिलके क्या हो जाएंगे? C2H6। इस तरह से क्रिया आपको बताना। हाँ जी, एक प्रश्न ये है जो पूछ देता है 2 नंबर में, क्वथनांक पर एल्केन की श्रृंखला में शाखन पर क्या प्रभाव पड़ता है? एल्केन की श्रृंखला ऐसे होती है ना, जैसे CH3, CH2, CH2, CH2 और लास्ट में क्या होता है? CH3। ऐसी श्रृंखला बढ़ती जाए तो एल्केन की श्रृंखला कहला गई। अब मान लो एक हाइड्रोजन कम करो और यहाँ पर CH3 जुड़ दो, तो ये कहलाता है शाखन। मान लो एक हाइड्रोजन और कम कर दो, यहाँ भी जोड़ दो क्या? CH3, तो ये हो गया शाखन। इस तरह से शाखन होता है। तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, क्वथनांक वो होता है जिस ताप पर कोई भाप से किस में बदलते, द्रव से किस में बदलता है? भाप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, एल्केन में जैसे जैसे शाखन बढ़ता है क्वथनांक का मान क्या होता है? घटता है। यदि खाली स्थान में भरने के लिए आए तब तो इतना काफ़ी है, पर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो कारण भी लिखना पड़ेगा। शाखन से अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे वांडरवाल, ये वांडरवाल इकट्ठा लिख देना, वांडरवाल बल क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, तो क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, तो दो चीज, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होना और वांडर बल का मान क्या हो जाना? कम हो जाना। अब देखो, मेरे पास बेंजीन है, मेरे पास हेक्सेन है, मेरे पास एथाइन है। इनके अम्लीय व्यवहार को घटते क्रम में हमको लिखना है ना। माने सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? एथाइन। फिर उससे थोड़ा कम होगा क्या? बेंजीन। और सबसे कम होगा एनहेक्सेन। वो क्यों है? एथाइन में कौन सा संकरण है? sp। बेंजीन में क्या है? sp2। और इसमें क्या है? sp3। जिसका संकरण जितना कम होता है वो उतना अधिक अम्लीय होता है, ये समझना है। ठीक है, अब ये भी प्रश्न है एनसीईआरटी बुक का, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सरलता से क्यों करता है जबकि नाभिकीय प्रतिस्थापन कठिन होता है ना। तो यहाँ बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक को आसानी से आकर्षित करता है। माने इलेक्ट्रोफिलिक को आसानी से, E+ लिखना हो या फिर लिख सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक को आसानी से क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है, जबकि ये नाभिकीय वालों को आकर्षित नहीं कर पाता। न्यूक्लियोफिलिक को आकर्षित नहीं करता, इलेक्ट्रोफिलिक को क्या करता है? आकर्षित। तो आपको एक चीज़ ही समझना है, बेंजीन में किसका घनत्व होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है।
तो इस चैप्टर के ये इतने ही इम्पोर्टेंट है, जो रासायनिक अभिक्रिया है उनको लिख-लिख के देखना है, तभी वो याद होंगे। कोई भी अभिक्रिया हो तो उसका समीकरण याद करना है, ना कि शब्द। समीकरण याद करके शब्द लिखने की कोशिश करो। शब्द बनाना ज़रूरी नहीं है, शब्द बना के लिखेंगे तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, समीकरण लिखेंगे तो मिलेंगे। कभी-कभी आ जाता है परीक्षा में केवल समीकरण लिखिए, तो समीकरण ऐसी चीज़ें हैं कि मैक्सिमम चीज़ें उसमें याद करनी पड़ेंगी।